नमस्कार। साहित्य संवाद में आपका स्वागत है। साहित्य संवाद एक ऐसा मंच जहां हम करते हैं साहित्य की गंभीर चिंता और करते हैं साहित्यकारों से गुफ्तगू। आज की हमारी खास मेहमान हैं डॉक्टर देवकन्या ठाकुर। डॉक्टर देवकन्या ठाकुर एक प्रबुद्ध लेखिका हैं, फिल्म निर्मात्री हैं, पॉडकास्टर हैं, मीडियाकर्मी हैं और साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपकी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें परवाज़ और मोहरा विशेष रूप से चर्चित रही है। आप फिल्म निर्मात्री होने के साथ साथ ब्रॉडकास्ट में भी बहुत ही प्रबुद्ध और ख़ास स्थान रखती हैं। आपने जेल की कैदियों से जुड़ी हुई कई किताबें लिखी हैं और जेल सुधार के लिए आप रेडियो क्लब और साथ साथ बुक क्लब भी चलाती हैं। आपने हाल में ही इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीव्यू कमेटी में अपनी उपस्थिति दर्ज की है और साथ ही साथ आपको लैंगिक लेखन के लिए मीडिया लाडली पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 10 पुस्तकें और साथ साथ 10 डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के सहित आपने देश दुनिया में खूब नाम कमाया है। डॉक्टर देवकन्या ठाकुर एक प्रबुद्ध और आत्मसजग युवती के रूप में समाज की रूढ़ मूल्यांकन का प्रतिकार करती हैं। आप सहज और स्वाभाविक जीवन को अवरुद्ध करने वाले सभी प्रतिमानों को ध्वस्त करती हैं। आपके लेखन में पहाड़ी सौंदर्य तो है ही, साथ ही साथ वहाँ की विपन्नता और अभावों को भी आप बहुत सरलता और कुशलता के साथ प्रस्तुत करती है। तो आज की इस खास एपिसोड में हमारे इस खास अतिथि के साथ विशेष चर्चा। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार प्रियदर्शनी जी। डॉक्टर देवकन्या कहते हैं कि जो लेखक है उसकी उपज अति मध्यम वर्गीय परिवार और ख़ास तौर से ऐसे परिवार से होती है जो अपनी अनुभूति के आधार पर लिखते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आपने अपनी अनुभूति को वहाँ तक सीमित रखा है जहाँ से वो आपका निजी अनुभव बनकर उभरता है? जी प्रियदर्शनी जी, जहाँ तक आपने मेरे बैकग्राउंड की बात की कि मैं किस तरह के परिवार से आती हूँ, तो मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पर कहते हैं ना, एक लेखक को उसके संस्कार, उसका जो परिवेश है जिसमें वो पलते बढ़ते हैं, वो पोषित करता है और वही हमारे लेखन में भी दिखता है। और उसके अलावा जिस तरह के अनुभव हमें जीवन में होते जाते हैं जब हम लेखन शुरू करते हैं, और उसके बाद की जो यात्रा है, हम क्या पढ़ते हैं, हमारे माता पिता हमें किस तरह गढ़ते हैं और कैसे हमें टीचर्स मिलते हैं, कैसा माहौल मिलता है, उसका बहुत अपना विशेष प्रभाव रहता है हमारी लेखनी में। और वैसे भी स्वानुभव और परानुभव तो लेखन में रहते ही हैं, और हम उसे किस तरह से लिखते हैं, अपने लेखन में लाते हैं, वो मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। और वैसे भी कहते हैं कि मानस में कहा गया है कि स्वांत सुखाय, और अंत में उसमें कहा गया है स्वांतस्तमः शांति, कि आप सुख के लिए लिखते हैं, अपने आप के लिए लिखते हैं, और जो तम की शांति करता है उसके लिए लिखते हैं। तो स्वतः ही कई बार ऐसा होता है कि लेखक के पास वो दृष्टि होती है जिससे वो जो आम से जीवन में जो हम रोज़ करते हैं, जो एक आम पाठक नहीं पकड़ पाता है, एक आम व्यक्ति नहीं पकड़ पाता है, एक लेखक के तौर पर मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि हमारे पास वो दृष्टि होती है। हम उन चीज़ों को जब अपने लेखन में लाते हैं और जब पाठक पढ़ता है तो हमारे अनुभव के साथ उनका अनुभव भी जुड़ जाता है। तो ये मुझे लगता है कि महत्व रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर ठाकुर, आपने मीडिया और मास कम्युनिकेशन में पीएचडी किया है, डॉक्टरेट किया है, और कुल्लू में आप पैदा हुई, एक आम मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुई लड़की, और वहाँ से लेखन का सिलसिला ये आसान नहीं था। मुझे लगता है आम परिवारों में बहुत निषेध होते हैं जहाँ लड़कियों को वहाँ से निकलना होता है और अपने लिए एक नया मुकाम तय करना होता है। आपकी मीडिया की जो जर्नी रही, जो यात्रा रही, क्या उसने लेखन को प्रभावित किया? येस, ऑफ कोर्स। मैं कहना चाहूँगी, वैसे तो मैं साइंस बैकग्राउंड से थी, लेकिन हुआ ऐसा कि मुझे लगता है विधाएं हमारा चयन करती है, हम नहीं करते। वो अपने आप आपके जीवन में आ जाती हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगती हैं, आप स्वतः उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। मीडिया का अपना रोल रहा है, क्योंकि जिस तरह से मीडिया के विषय हैं, जिस तरह से आपकी ट्रेनिंग है, क्योंकि एकदम से ही तो सारी चीज़ें नहीं हो जाती है। तो मुझे लगता है पिछले 20 सालों से जब मैं अपने आप को पीछे मुड़कर अपनी जर्नी देखती हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत परिपक्व पाती हूँ इस दृष्टि से कि जिस तरह के विषय मुझे कुल्लू में रहते हुए, ज़्यादातर मेरा लेखन कुल्लू पर आधारित है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि जिस तरह के परिवार में मैं रही, मेरी राय मायने रखती थी। लेकिन जैसे ही हम घर की दहलीज पार करते हैं, बाहर आते हैं, तो सारी महिलाएं, चाहे वो
किसी भी तरह के परिवार से आती हैं, तो मुझे लगता है कि सामाजिक मान्यताएं और परंपराओं का पालन मुझे भी करना पड़ा हमेशा से। और कुछ ऐसा जो एक इंस्टिंक्ट होता है ना जर्नलिस्ट वाला, जो आपके मन में रहता उसने है, कहीं ना कहीं प्रेरित हाँ, वो किया। आपको प्रेरित करता है। मुझे ये लगता है कि जो एक लेखक होता है वो सपने देखता है और उसे लगता है कि थोड़ी सी तो कमी है दुनिया में, इसीलिए वो रचता है ना, नहीं तो क्यों रचेगा। बिल्कुल। और वो निजी अनुभवों जिसे को कोई ही कमी रचता है। लगती है जीवन में, बिल्कुल। तो वही उस तरफ प्रेरित होगा। जी जी। डॉक्टर ठाकुर, आपने जेल सुधारों को लेकर बहुत काम किया है और हिमाचल में तो आपने एक मेरे ख्याल से रेडियो क्लब की भी स्थापना की है, जो पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन भी है, जिसे रेडियो नगर के नाम से जाना जाता है, और उसका श्रेय आपको जाता है। तो उसकी स्थापना कैसे हुई और आपने कैसे कैदियों को उससे जोड़ा? जब मैं क्योंकि जर्नलिज्म बैकग्राउंड से थी, मन में भी ये था, और जिस एरिया में हम रहते हैं तो ऐसे लगता था हमेशा से कि अब हम कुछ कंट्रीब्यूट करें। जब हम बड़े शहरों में आते थे तो रेडियो सुनते थे, आकाशवाणी ही हमारे यहाँ बचपन से सुनते आ रहे हैं हम, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं था। और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ थी जो मैं कहना चाहती थी। और आपको आज के समय में, जबकि डिजिटल का समय है, लेकिन आपको एक ऑथेंटिक सोर्स चाहिए। मेरा मतलब मैं भी शुरू कर सकती थी उस तरह से यूट्यूब के माध्यम से या उस तरह से जाके। मैंने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का इसीलिए सहारा लिया। ये बड़ा नया है, जी, बिल्कुल जी। अनुभव। कुल्लू जैसी जगह पर, क्योंकि हमारा एक टूरिस्ट एरिया भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो यूथ से रिलेटेड है, वुमेन से रिलेटेड है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। और मैं ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ जुड़ी थी अपने परिवार के माध्यम से, या वहाँ रहते हुए बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, चाहे वो कला संस्कृति की बात करें, परंपराओं की बात करें। तो मुझे लगता था कि ये बहुत गर्व की बात है कि हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ प्रकृति ने उसे खुद सजाया संवारा है। और हिमालय में जहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या करने आते हैं, तो हम सौभाग्यशाली हैं, हम ऐसी जगह पैदा हुए और वहाँ रह रहे हैं। तो मुझे लगता था कि बड़े शहरों में जिस तरह से सूचनाओं का प्रचार प्रसार होता है किसी ऑथेंटिक सोर्स से, चाहे वो आकाशवाणी रहा है, दूरदर्शन रहा है, तो मैं भी इसी तरह का चाह रही थी कि मैं अपने स्तर पर वहाँ पर कुछ ऐसा करूँ और कम्युनिटीज़ के साथ काम करूँ। ऐसे प्रोग्राम बनाऊँ जो आम लोगों तक जाएँ, जो अपनी जिम्मेदारी के साथ जाएँ, और जो कंटेंट है वो हमारी संस्कृति और वहीं से उपजे। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो थीम है हमारे रेडियो स्टेशन का, वो है थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। वाह, क्या स्थानीयता से बहुत सारी अनूठा चीज़ें। है, बहुत अनूठा है। जी। जी। डॉक्टर कन्या, एक बात और बहुत ही चर्चित रही है आपके बारे में, आपने जेल सुधारों को लेकर तो कम्युनिटी रेडियो स्टार्ट किया ही है, साथ साथ आपने किताबें भी खूब लिखी हैं, तकरीबन 6 से भी ज़्यादा पुस्तकें हैं आपकी। उसमें मोहरा और परवाज़, तो पुस्तकें खासी चर्चित रही हैं। तो मोहरा और परवाज़ को लेकर, मुझे लगता है परवाज़ को लेकर वो एक कविता संग्रह है, अगर उसमें से एक आध कविता हो जाए और हमारे दर्शकों को आप कुछ बताना चाहें कि वो उसकी शुरुआत कैसे हुई। जी, मैं आपको परवाज़ पुस्तक की बात बताना चाहूँगी कि 2022 में प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक। हुआ यूँ कि मैं भी खुद कविताएं बहुत लिख रही थी, तो इस दौरान जब मैं जेल विज़िट पे जाती थी तो मुझे बहुत सारे ऐसे प्रिजनर्स मिलते थे जो बहुत अच्छा लिखते थे। तो मुझे लगा क्यों ना इनके साथ किसी पुस्तक पर काम किया जाए, और एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है इंसान की, चाहे वो अब एक इनमेट है, अंदर है जेल में, तो उसको मानसिक तौर पर उसे थोड़ा ऊपर उठाने के लिए कि नहीं, अभी जीवन ख़त्म नहीं हुआ है, जीवन और है, यहाँ रहते हुए भी आप कुछ कर सकते हैं। तब ये परवाज़ पुस्तक सामने आई थी, और हिमाचल प्रदेश की 5 जेलों के लगभग 24 कैदियों ने अपनी कविताएं दी थी इसके लिए, और पूरा मैंने संग्रह कंपाइल किया था। और बहुत अच्छी कविताएं थी, क्योंकि ये सभी कविताएं यथार्थवाद से निकलती हैं। अगर मैं बाकी कवियों को भी पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जितनी भी रचनाएं महाश्वेता देवी जी को जब हम पढ़ते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि जी उनका भी, क्योंकि जेल को लेकर बहुत सारा, प्रिजनर्स को लेकर बहुत सारा काम रहा है, तो मुझे हमेशा लगता था कि मुझे भी कुछ अच्छा करना है सोसाइटी के लिए, या इस तरह के लोगों के लिए जिनकी आवाज़ दीवारों से बाहर नहीं जाती है। तो ये कविता संग्रह आया, और मुझे अच्छा लगा कि जब यथार्थवाद से कोई इस तरह की कृति आती है तो वो जो हमारे अनुभव होते हैं जीवन के, और जब इंसान अपने बुरे समय में होता है, मुझे लगता है तभी वो सच्चे दिल से बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सी ऐसी कृतियाँ दे डालता है, स्वतः स्फूर्त होती हैं।
हम पिछली कविताएं। भी अगर पिछले जी, जी। लेखकों को देखें, चाहे आज़ादी के समय के या उसके बाद के इमरजेंसी के समय के लेखक, तो मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल है, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो डिप्राइवेशन है, जो जीवन में कमी है, उसको आपने एड्रेस किया जी, होता जी, है, जी। तो ये अपने आप आती हैं। और कुछ और पंक्तियां आप सुनाना जी चाहेंगे हाँ, परवाज़ से? परवाज़ क्योंकि उनका संग्रह था, लेकिन मैं कैदियों के बीच में जाती हूँ, तो मैंने एक कविता लिखी थी, जी, कैदी। स्वागत है। कैदी हूँ मैं, एक एक नहीं कई सलाखों के पीछे, रंगीन रिश्तों की रोशनी में कैद। नहीं हो सकती मैं आज़ाद इन रिश्तों से, जहाँ हर ताले की चाबी तय करती है रिश्तों से रिहाई। वाह मैं हूँ आजीवन कैदी। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। इस तरह की और कविताएं। आपकी एक पुस्तक बहुत ही फेमस थी जो देवदासी प्रथा को लेकर लिखी गई थी, और जी उसे मुझे लगता है प्रसार भारती वार्षिक कार्यक्रम में जी सम्मानित भी किया गया था। ज़रा उसकी भी जिक्र करें, चर्चा करें हमारे दर्शकों के लिए तो। जी प्रियदर्शनी जी, पुस्तक है मोहरा। जी। मोहरा में एक कहानी है हेसण। पहले तो ऐसा था कि हिमाचल प्रदेश में ये प्रथाएं जो है साउथ से ही आई, क्योंकि देवदासी प्रथा साउथ में बहुत प्रचलित रही है। बाद में क्योंकि ये देव परंपराओं के साथ आई, लेकिन बाद में क्योंकि ये प्रोस्टिट्यूशन में चेंज हो गया, जिस तरह का ये कॉन्सेप्ट था हमारी सोसाइटी में, तो हमारे कुल्लू ज़िला में ही इस तरह की एक परंपरा रही है। अभी वो ख़त्म हो गई है कुछ एक साल पहले, लेकिन मैं भी खुद बहुत हैरान थी कि इस तरह की परंपराएं रही हैं, और मेरा काफ़ी विरोध भी हुआ था जब मैंने ये कहानी लिखी थी। लेकिन मुझे लगता है कि जो रूढ़िगत परंपराएं होती हैं, उन्हें आना चाहिए समाज के समक्ष, कि बहुत सारी ऐसी परंपराएं, मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी रूढ़िगत जो परंपराएं चली हमारे समाज में, तो महिलाओं के लिए जीवन वैसे भी बहुत संघर्षमय रहा है। और हमारे पहाड़ों में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ज़्यादातर काम महिलाएं करती हैं, क्योंकि कहते थे कि हमारे यहाँ एक कहावत भी है कि पहाड़ का पानी और उसकी जवानी उसके काम नहीं आते। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ से ज़्यादातर लोग पहले रोज़गार के लिए बाहर जाते रहते थे, तो घर की जिम्मेदारी हमेशा महिलाओं पर रही। उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला, और जो ये परंपराएं हैं बीच में जो निकल कर आई, चाहे हम देवदासी प्रथा की बात करें, चाहे मैं प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ ट्राइबल वीमेन हिमाचल की बात करूं कि हमारे यहाँ ट्राइबल वीमेन को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। मैं आपको भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाह रही हूँ कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीज़न आया कि जो कस्टमरी लॉ होता है, वैसे पूरे देश में जो ट्राइबल एरिया है उनमें लागू होता है, वहाँ पर महिलाओं को अधिकार नहीं है। जी, जी। लेकिन हमारे यहाँ कुछ महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ ज़्यादातर काम, चाहे वो खेत का काम है, सेब का काम है, क्योंकि श्रम सबसे से जुड़ा बड़ी हुआ कार्य है। इकोनॉमी तो हिमाचल में सेब और इससे आता है, तो उसमें ज़्यादातर काम महिलाएं कर रही हैं, उनका सहयोग है। और तो आपने शायद इससे जुड़ी एक पुस्तक भी लिखी है, नो वुमेन्स लेन, वो डॉक्यूमेंट्री है आपकी। जी, डॉक्यूमेंट्री। उस क्या की इसका विषय भी वही है जो आप कहना चाह रही हैं? जी, इसका विषय भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एक विधा में आप काम करते हैं, तो आप ऐसे एक्सपीरियंस, ऐसे अनुभव आपको साथ साथ में मिलते हैं, तो आप वे ऑफ एक्सप्रेशन ढूंढते हैं कि मैं किस में बताऊं। फिल्म को उसे भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रिशिएट किया था उस फिल्म को। और कई बार आप जब इस तरह की चीज़ें लिखते हैं तो आप अंदर से भावुक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है ना, कि हमारी तरह ही महिलाएं हैं। आज के समय की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पर बहुत सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे जो ट्राइबल हैं वो फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब्स नहीं हैं, दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, क्योंकि वो बहुत इंटीरियर है जोग्राफिकली, इसलिए वो ट्राइब्स हैं। लेकिन कानून एक जैसा रहता है पूरे देश में, तो उसमें टेक्निकल चीज़ें भी बहुत सारी हैं। लेकिन जब मैं रिसर्च कर रही थी और जब वो फिल्म बना रही थी, तो मैं बहुत सारी ऐसी लड़कियों से मिली, ऐसी महिलाओं से मिली, सिंगल जो मदर्स हैं, जो डिवोर्स्ड विमेन हैं, जी, जी। तो उनकी अपने चैलेंजेस हैं। तो उस तरह जो मैंने कविता, उसको मुझे 3-4 साल में मैंने वो पूरी की थी कविता, पहाड़ की औरत, और ये काफ़ी चर्चित भी कुछ रही। पंक्तियां सुनाना चाहेंगी? ज़रूर। और मुझे लगता है कि वो जो उस कविता में जो हृदय से निकले हुए उद्गार होते हैं आपके, वो रहता है। कविता है पहाड़ की औरत। और ये कहीं ना कहीं स्त्रियों की संवेदना को छूता है। भिक्षुणी नहीं हूँ मैं, और ना ही हूँ मैं स्वामिनी, मैं तो हूँ मरुभूमि की श्वेत बर्फ का स्वादहीन जल। बह रहा है जो सतलुज, रावी और चिनाब की धारा के संग, सदियों से समय के चक्र को चुपचाप भेदती मैं पहाड़ की औरत। अपहरित, अपमानित और भूमिगत होती मैं जानकी, प्रतिशोध प्रश्नों और चीरहरण के भार झेलती मैं पांचाली। पतझड़ में भोजपत्र के पत्ते सी मूलिंग की जलधारा में समाती मैं भोटड़ी। घुशाल की प्यास बुझाने को बलिदान देती मैं रानी रूपी। आज प्रारब्ध को जीते हुए स्मृति के अंतर्द्वंद्वों की भट्टी से
पुनः खोलना चाहती हूँ वो सारी गिरह, परत दर परत किरदारों को ओढ़कर, जिनसे बंधी हूँ मैं, मेरा जीवन और मेरा सत्य, सदियों से समय के चक्र को चुपचाप भेदती मैं पहाड़ की औरत। बहुत सुंदर, अद्भुत। इस लोक से परे, दुनिया के एक दुर्गम कोने में, सूर्य और चांद के नीचे, रात्रि और भोर के मध्य, दिन और संध्या के समय, सितारों की टिमटिमाहट के नीचे, जहाँ रुक गया है समय घूमते आकाश के नीचे, गुफाओं के अंधेरों में बिखरे सूत्रों को जोड़ती हुई, उलझी गांठें खोलती हुई, सदियों से समय के चक्र को चुपचाप भेदती मैं पहाड़ की औरत। संघर्ष की जिजीविषा में कठिन हिमालय के सीने पर बर्फीली हवाओं से लड़ी हूँ मैं, जलती धूप के खेतों में महत्वाकांक्षाओं के बीजों की कसमसाहट, और तपस्यारत खड़े ये दरख्त जिनके लाल सेब रंगे हैं मेरी मेहनत के लहू से। अदृश्य हवा उलझाकर जाती है मेरे खुले बालों को और कह जाती है मेरे कानों में अपनी सरसराहट से कि चलो दूर मेरे साथ उस पहाड़ी पर और कर लेना थोड़ा विश्राम। और मैं अपने पाषाण जैसे कठोर हाथों से बांध देती हूँ उलझे बालों को अपने जूड़े में कि अभी वक्त नहीं है आराम का, और फिर जुट जाती हूँ अपने कठोर हाथों से हिमालय को तोड़ती, कतरा कतरा छिलती, सदियों से समय के चक्र को चुपचाप भेदती मैं पहाड़ की औरत। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत लंबी कविता और है। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। मुझे लगता है स्त्री की अंतः वेदना को ये बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है इन पंक्तियों में। एक आपके समक्ष कहना चाहूँगी कि इस एरिया में पोलियंड्री रही है हमेशा से, अभी 35% के आसपास है। चुरू जो फीमेल याक है, तो जो हम प्रतीक इस्तेमाल करते हैं कविता में कि चुरू वहाँ पर हल जोतने के काम भी आती है और दूध देने के भी, स्पीति वाला जो एरिया है, किन्नौर वाला। चुरू और मैं दोनों जोती गई हैं, कभी खेत खलिहान में तो कभी सांझे घर में। द्रौपदी बनकर रानी मधुमक्खी तो बनी, पर प्रथा और परंपराओं की आड़ में बंटती भी रही पांडवों में। उकेरी गई है मेरे लिए लक्ष्मण रेखा धर्म, मर्यादा और संस्कार की, और मैं पराधीन स्त्री चलती रही मूक दर्द की पगडंडियों पर, सदियों से समय के चक्कर को चुपचाप भेदती मैं पहाड़ की औरत। वहीं पे एक विषय आता है कि जो हमारे ट्राइबल एरिया है वहाँ पे हर घर से छोटे भाई को लामा बनना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं, अनिवार्य है। जी जी, हर छोटे भाई को, क्योंकि वहाँ पर पॉलिएंड्री है, एक ही भाई के साथ जैसे भाई को हाँ एक साथ रहना पड़ता है, अपनी भाभी के साथ है उस तरह के रिश्तों में, तो उसे प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। वर्तमान में भी ऐसी हाँ, प्रथा वर्तमान में भी है, क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, सबसे एल्डर ब्रदर को है। तो इस तरह क्या होता है कि बहुत सारी महिलाएं अविवाहित भी रह जाती हैं। अब काफ़ी बदलाव आ गया है, लेकिन प्रॉपर्टी राइट्स तो अभी भी नहीं है। अभी लड़के शादियाँ करने लगे हैं, छोटे भाई जो हैं, बहनें जो हैं, पोलिएंड्री को लड़कियाँ जो है डिस्कार्ड करने लगी हैं। लेकिन जो मेन बदलाव होना चाहिए था, क्योंकि ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉपर्टी का डिवीजन नहीं करना, संपत्ति के अधिकार को जी। तो उसमें एक जो लामा बनते हैं, लड़कियों को चोमो बना देते हैं, जोमो कहते हैं उन्हें। अभी भी एक अध्याय बाकी है, समय की नोक पर लहलहाता दरचोग, मात्र मंत्रोच्चार नहीं है बुद्ध का, ये तो झंडा है इनकलाब का, बौद्ध भिक्षुणी का। मैं मात्र पशुवत प्राणी या प्रबुद्ध जीव नहीं जिसे जन्म और मोक्ष चाहिए। मैं तो स्नेह और नेह की प्रतिमा हूँ जो मठ के संकरे दरवाजे पर दे रही है दस्तक, सदियों से समय के चक्कर को चुपचाप भेदती मैं पहाड़ की औरत। स्त्री वेदना का ये मूल स्वर है जो आपने शब्दों में पिरोया है, और मुझे लगता है बहुत ही बारीकी से इसे एक स्त्री लेखिका के तौर पे भी आप इसे चित्रित करती हैं। मुझे भी मेरे हृदय के करीब है। जी जी, जी। डॉक्टर ठाकुर, मुझे लगता है कि आप पहाड़ी जो एक परिदृश्य है और पहाड़ का जो सौंदर्य है उसके विसादृश्य को समेटते हुए आप शहरी ग्रामीण जीवन के दुर्मिनार आकर्षण को भी बांधती हैं अपनी किताबों में, और पहाड़ी विपन्नता को भी आप समेटती हैं अपनी लेखनी में। क्या लगता है कि एक लेखक के तौर पे ये कहीं ना कहीं ये आपकी उन अंतः भावनाओं को छूती है कि पहाड़ की विपन्नता आपकी लेखनी में स्पष्ट रूप से दिखती है? तो ऐसा कहीं है जो आपने देखा उस अभाव को, उस विपन्नता को? जी, ऐसा नहीं है। मैं आपसे वही बात कर रही थी कि परानुभव की बात भी हो जाती है, और मुझे लगता है कि हर लेखक संवेदनशील होता है, इसीलिए वो लेखक है। और ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ महिला मुद्दों पर ही लिख रही हैं, हम अपने पर्यावरण पर भी लिख रहे हैं। एक मेरी कहानी है जोगणी फॉल, जो हमारी नदियों की व्यथा है, जो पहाड़ों की व्यथा है, उस पर लिखा है मैंने, कुछ कहानियाँ हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे हम स्त्री लेखन की बात करते हैं, जब मैं राष्ट्रीय परिदृश्य में देखती हूँ तो बहुत सारी महिलाएं बोल्ड भी लिख रही हैं। आज के दौर में युवा जो पठन पाठन से काफ़ी विच्छिन्न हो गए हैं,
उनको हम कैसे पठन पाठन से जोड़ें, अब जबकि वेब्स का ज़माना है और पॉडकास्ट का ज़माना है। ऐसे में तकनीकी क्षेत्र में युवाओं को पढ़ने से जोड़ना थोड़ा मुश्किल लगता है। आप कैसे क्या कहना चाहेंगे? जी प्रियदर्शनी जी, मुझे लगता है बदलाव को हम नहीं बदल सकते, और मुझे ये लगता है कि अपने घर में, अपने स्कूल में अगर हम इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करें, सीरियसली बच्चों को बताएं, और मुझे लगता है कि जो पढ़ने की प्रवृत्ति है वो आएगी। ये थोड़ा सा समय है, ये दौर भी गुजर जाएगा ना। सभी लोग चाहते हैं गहराई से, क्योंकि गहराई से जानना चाहते हैं, और समय मुझे लगता है कि लोगों के पास कम है। आज सब लोग मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं, और ये समय ऐसा है, हम इसे नहीं रोक पाएंगे। और जो जीवन को जीना चाहता है, लोग मीनिंगफुल जीवन जीना चाहते हैं, और मुझे लगता है वापस आएंगे, ऐसा नहीं है। जी, हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है रैपिड राउंड क्वेश्चन फायर, और मुझे लगता है ये बहुत ही रुचिकर होगा आपके लिए, इंटरेस्टिंग है। तो इसमें हम कुछ सवाल लेंगे और उन सवालों के एक शब्द में उत्तर लेंगे। आप तैयार हैं? जी ज़रूर। आप सरप्राइज देना चाहते हैं? डॉक्टर ठाकुर, लेखिका के तौर पे खुद को कहाँ पाती हैं? लेखिका के तौर पर मुझे लगता है वो भूख है जो कभी शांत नहीं हुई है अभी तक, और मुझे लगता है ये ताउम्र जर्नी चलती रहेगी और चलती रहेगी। जी, एक स्त्री के तौर पे मीडिया कर्मी होने का कितना नुकसान? बहुत सारे नुकसान है जब मैं अपने आसपास देखती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है अगर हम ज़मीन पर खड़े हैं, कोई भी ऊंचे से ऊंचा पेड़ होता है ना, उसकी जड़ें ज़मीन में ही होती हैं। तो मैं महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि हम अगर अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं है, कोई आपको गिरा नहीं सकता। साहित्य का सबसे बड़ा आशीर्वाद आपके लिए? साहित्य का सबसे बड़ा आशीर्वाद, मैं संवेदनशील बनी हूँ, मैंने जीना सीखा है, और मुझे लगता है कि मैं जी रही हूँ जीवन को। साहित्य के लिए क्या कुछ रचना चाहेंगी आगे? बहुत कुछ, बहुत सारी डायरी में इतना कुछ लिख रखा है जो लिखना है। जो मैं भूख की बात कर रही थी आपसे कि अंदर से ज्ञान की भूख, बहुत सारा सीखना है। मैं स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना चाहती हूँ, लेकिन कई बार ऐसे लगता है कि हाँ, एक स्टेप है, सीढ़ियाँ हैं, हर कदम कदम दर चलते रहेंगे। आपकी सबसे प्रिय महिला कवित्री जो आपको सबसे ज़्यादा उद्वेलित करती हैं? मैं सबको ही पढ़ती हूँ, आपको बताऊँ, सबको ही पढ़ रही हूँ, चाहे वो पुरुष है, क्योंकि जब आप लिखते हैं ना तो आप जेंडर में नहीं बदलते। बहुत सारे पुरुष बहुत अच्छा लिखते हैं, महिला विषयों पे बहुत सारा अच्छा लिखते हैं। तो एक लेखक मैं कह सकती हूँ कि महाश्वेता देवी मेरी बहुत प्रिय लेखिका रही है, और निर्मल वर्मा जी हमारे हिमाचल में, SR हरनोट जी। कुल्लू की लेखिका होने का कितना गर्व? बहुत। मैं सोचती हूँ मेरा अगला जन्म भी हो तो वही हो। क्या बात है। डॉक्टर ठाकुर, अगर फ्री होती हैं तो मुक्त समय में क्या करती हैं वो? अवकाश के समय में क्या करती हैं? पढ़ती हूँ, खूब पढ़ती हूँ। मुझे लगता है जीवन कितना छोटा है, लोगों ने इतना कुछ रचा हुआ है। कोई ऐसा क्षेत्र जो आपकी परिधि से बाहर हो अब तक, जिसे आप करना चाहें? मैंने जो जो सोचा था मैं लाइफ में करती जा रही हूँ। जो जो मुझे जीवन ने दिया, आई ऑलवेज एक्सेप्टेड इट, और मुझे लगता है आगे भी जीवन बहुत कुछ देगा, बहुत सारे सरप्राइजेस भी देगा। साहित्य का कोई शेष स्वप्न जो पूरा करना चाहें? साहित्य का, मेरे 2-3 उपन्यास हैं जो मुझे लगता है कि मुझे जल्दी करते हैं पूरे। जी, एक शब्द में क्या संदेश देंगी साहित्य प्रेमियों को? खूब पढ़े और खूब रचे, जीवन जी। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ठाकुर, देवकन्या ठाकुर। आपने बहुत सारा कीमती वक्त दिया, हमारे दर्शकों को अपनी बात बताई, और आपने पहाड़ के सौंदर्य और शहरी जीवन के बीच की जो तारतम्यता है अपनी लेखनी के जरिए हम तक पहुंचाई। बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। तो ये थी डॉक्टर देवकन्या ठाकुर, एक प्रबुद्ध लेखिका, मीडिया कर्मी, एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर। इन्होंने अपनी जर्नी की यात्रा और यात्रा के जरिए साहित्यिक यात्रा में आप सब तक बहुत सारी बातें पहुंचाई। ठीक ही कहा गया है कि आप घाटी पे लघु वृक्ष नहीं बन सकते तो झाड़ी बनिए, और अगर झाड़ी नहीं बन सकते तो कम से कम घास बनकर सुखद मार्ग ज़रूर बनिए। डॉक्टर देवकन्या ने रूढ़िवादी मूल्यों को प्रतिकार कर अब समाज में एक नई नज़ीर पेश की है, और साथ ही साथ सहज जीवन और स्वाभाविक जीवन को कुंठित करने वाली तमाम धाराओं को ये सिरे से नकारती हैं। एक लेखिका के तौर पे, एक मीडिया कर्मी के तौर पे, और एक बहुआयामी प्रतिभा की धनी के तौर पे इन्होंने समाज में एक मुकाम हासिल किया है। उम्मीद करते हैं इनकी ये यात्रा सतत ऐसे ही आगे चलती रहेगी, हमें प्रेरित करती रहेगी और साहित्य प्रेमियों को बांधती रहेगी। तो मिलते हैं किसी खास एपिसोड में किसी और अतिथि साहित्यकार से, तब तक दें हमें विदा। धन्यवाद।